अब अगर आप भारत की बात करेंगे तो कांग्रेस उस समय वाकई ऐसी पार्टी थी जो अगर तानाशाही स्थापित करना चाहती तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। अपराजेय नेहरू थे, कहीं से भी जीत रहे थे, मतलब किसी भी तरह से जीत रहे थे, बिना प्रचार किए हुए जीत रहे थे, जाके कह रहे थे वोट देना हो दो, नहीं देना हो ना दो, और जीत जा रहे थे। जनता का ऐसा समर्थन था, देश का मतलब 60% 70% टाइप का समर्थन था, और वो पॉजिटिव समर्थन, ऐसा भी नहीं था किसी गुंडागर्दी समर्थन आया था। वो राष्ट्रीय आंदोलन का जो पूरा मामला था वहां से निकल के आया था। जनता के मन में पंडित जी के लिए या पटेल साहब के लिए या मौलाना के लिए इज्जत थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप उस समय का कुछ भी उठा के देख सकते हैं। और जो डिसेंट की वायसेस थी उनको बहुत दबाने की कोशिश, जब अति हुई तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन बहुत दबाने की कोशिश नहीं हुई। करना क्या था, संविधान में जैसे पाकिस्तान में बना वैसे यहाँ भी संविधान में एक लाइन लिखनी थी कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ऑफिशियल पार्टी होगी, इसके अलावा कोई पार्टी बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, हो गई तानाशाही, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी होगी तो कांग्रेस का जो लीडर होगा वो रहेगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लड़ाई लड़ रही थी 1885 से लेकर 1947 तक, जो कांग्रेस का पूरा इतिहास है वो डेमोक्रेसी का इतिहास है। कांग्रेस के पूरे संगठन के लगातार डेमोक्रेटिक होते जाने का इतिहास है। और इसका असर ये हुआ कि दूसरी भी जो पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टियां हों, चाहे बाकी पार्टियां हों, मैं आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देता हूं, उनमें भी डेमोक्रेसी को लेकर एक प्रेम, डेमोक्रेसी को लेकर एक कमिटमेंट लगातार दिखाई देता है। कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग्स की आप रिपोर्ट पढ़िए तो आपको हंसी आती है कि आज हमको लगता है गांधी जी जो चाहते थे करा लेते थे, नेहरू जो चाहते थे, कितनी बहस होती थी और कितनी तीखी तीखी बहसें होती थी। नेहरू की बेइज्जती की जाती थी, नेहरू पलट के जवाब देते थे, कई बार उठ के बाहर चले जाते थे। ये सब आपको दिखाई देता है। आलोचनाएं थी, जबरदस्त आलोचनाएं थी, और उसके बावजूद लोग बहुत अच्छे दोस्त थे।